Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So today I'm going to start with the playlist of economics subject. Economics जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं. अगर हम यूपीएससी या फिर आपके स्टेट पीसीएस है, बैंकिंग है, एसएससी की बात करें तो इसमें इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं. बट अगर दूसरी तरफ हम देखें आपके वो एग्जाम्स जैसे कि आपका पीजीटी है, टीचिंग के जितने भी एग्जामिनेशन हैं चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, वहाँ पे आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका वेटेज बढ़ जाता है. इवन सीडीएस एग्जाम है उसमें भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ जाता है. ये जो प्लेलिस्ट है ये उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा फ्रूटफुल है जो बीकॉम वगैरह एकेडमिक के एग्जाम्स दे रहे हैं. ठीक है, आज इस लेक्चर को बहुत सिंप्लीफाई किया है मैंने. सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट उसको समझेंगे, उसको डील करेंगे. यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ये दो पार्ट में दो शब्दों से जुड़ा हुआ है. इकोनॉमिक्स, नॉमिक्स इज मैनेजमेंट. इको मैनेजमेंट किसका करना है? मैनेजमेंट ऑफ एन हाउस होल्ड विच ऑलवेज और डे टू डे यूज इन टर्म्स ऑफ मनी. कुछ भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी लेना देना हो रहा है वो मनी के फॉर्म में हो रहा है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है. हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. एवरीथिंग का मतलब ये होता है सभी की इच्छा, जो सबकी डिमांड्स है उसको फुलफिल करना विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स. बट उसको उस नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन नीड्स हम सब जानते हैं अनवांट मतलब बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. तो जो नेचर में है, क्योंकि आप चाहे प्राइमरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, सब में आपके नेचुरल रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट है. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, और लोगों की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही हैं. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज़ अ सब्जेक्ट. It is a subject. Why it is called social? Because it studies human behavior, human needs in day-to-day life. So this is a social science subject which studies economies and develop possible models for their functioning. Yes, जो भी आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो डेली आपकी स्टडी कर रहे हैं ऑन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स चेंजेस. उनकी जो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो डिमांड में चेंज आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंगली दे हैव टू सप्लाई. तो वो दिन रात एक एनालिसिस करते हैं. ऑन दैट बेसिस दे डेवलप मॉडल्स, थ्योरीज, जैसे कि कॉस्ट की थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी है. क्योंकि भाई अगर कंज्यूमर जो ह्यूमन है वो एक कंज्यूमर है, सपोज वो एज अ कंज्यूमर दे डिमांडिंग ऑफ गुड्स, ऑफ थिंग्स, ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसको प्रोड्यूस करना है विद द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हम सब जानते हैं लिमिटेड है. तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज का हाउ दे यूटिलाइज इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस टू मैक्सिमाइज और टू फुलफिल द मैक्सिमम नीड्स ऑफ एन कस्टमर, ऑफ एन इंडिविजुअल. इसको एनालिसिस करना, इसको स्टडी करना, इसको बैलेंस तरीके से एक जियोग्राफिकल लोकेशन में स्थापित करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, दैट इज इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमी क्या होता है? जब वो थ्योरी किसी लोकेशन पे डेवलप हो जाती है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मतलब जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जामिनेशन, कि इकोनॉमिक्स ओनली इज अ साइंस सब्जेक्ट और इट इज ऑल्सो आर्ट. येस, इट इज बोथ. साइंस भी है क्योंकि इसमें मॉडल्स ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कैलकुलेट हो रहे हैं, डेवलप हो रही है थ्योरीज. और आर्ट क्यों कहा जाता है? एक कला कहा जाता है. व्हेन दिस थ्योरीज, दिस डाटा इम्प्लीमेंटेड इन अ वे, इन अ मेथड, वो जो तरीका है दैट इज आर्ट. ठीक है, इसीलिए इसको सोशल साइंस सब्जेक्ट और बोथ साइंस एंड आर्ट भी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हो गया आपका मीनिंग. नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी इकोनॉमी की, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेस्ट यूटिलाइजेशन. हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ मैनर टू प्रोड्यूस demanded goods or the services so that everyone in the society get their needs fulfilled. ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है. रिसोर्सेज स्कार्स है, अनलिमिटेड वांट्स है. कैसे उसको यूज करें? क्योंकि हर रिसोर्स का क्या है? अल्टरनेटिव यूज है. जो भी प्रोड्यूसर है या तो वो गुड ए का प्रोडक्शन करेगा या गुड बी का प्रोडक्शन करेगा विद द यूज ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्स. उसको अब ये देखना है किस
किस गुड का, किस वैरायटी के प्रोडक्शन में उसको ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है व्हाट दे वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो कंज्यूमर है वो क्या चाहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो कम पे करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेचना चाहते हैं टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी अडम्बना है, विडम्बना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल जो है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी का इस रूम में या तो मैं फिर अपना आराम से चिल कर सकती हूँ या फिर वीडियो बना रही हूँ, तो आई एम यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली सो दैट आई कैन प्रोड्यूस दिस सर्विस फॉर यू एंड कैन अर्न मनी। ठीक है, तो ये एक यूटिलाइजेशन है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि हाउ टू यूटिलाइज। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या यूज करें, मशीनरी यूज करें या फिर लेबर यूज करें, मैनुअली करें, क्योंकि कॉस्ट कैरी है, कॉस्ट इन्वॉल्व है। जितनी कॉस्ट कम होगी उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा और वो रीजनेबल प्राइस पे भी मार्केट में बिकेगा, जिससे कि लो प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे हाई और मैक्सिमम डिमांड होगी, क्योंकि कंज्यूमर पे कम करना चाहता है। तो अल्टीमेट प्रोड्यूसर को कहाँ पे काम करना है, रॉ मटेरियल जो भी कॉस्ट है, चाहे वो आपकी मशीनरी की है, आपके मेथड की है, आपके कच्चे माल की है, उसकी कॉस्ट को कम करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसको बेचा जाए, कंपनी को बेचा जाए, कंज्यूमर को बेचा जाए, कौन से एरिया में बेचा जाए जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल दिखे, किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस है, ये सेंट्रल 3 मेजर क्वेश्चंस होते हैं प्रोड्यूसर के दिमाग में। फिर एक टर्म निकल के आती है, जैसे मैंने बताया स्कार्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव हैं, तो फिर ऑल्टरनेटिव पे आपका एक कर्व आता है, ये कौन सा ऑल्टरनेटिव को चूज किया जाए। अगेन फॉर दैट मैटर what they require, producer what they require a model, a theory जो प्रूव कर सके कि हाँ, अगर आप इस प्रोडक्शन को, इस वस्तु की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व। ये कर्व इस तरीके से होता है जैसे कि लेट सपोज 2 गुड्स एट अ टाइम, ये देखा गया है ये कर्व के थ्रू कि भाई 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक फार्मर कॉटन का प्रोडक्शन कर ले या फिर कॉर्न का प्रोडक्शन कर ले, क्योंकि दोनों में उसको लैंड जो है वो एक सोर्स है, एक लिमिटेड सोर्स है, उसको यूज करना है, या तो वो कॉटन का करे या कॉर्न का करे। अगर दोनों का करता है तो वो पॉसिबिलिटी ये दिखा रहा है कि अगर वो सिर्फ 0 मतलब कॉर्न का बिल्कुल नहीं करता, कॉटन का करता है, तो ए ऑप्शन है। अगर वो सिर्फ कॉर्न का करता है और कॉटन का नहीं करता है तो ई है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर उसे दोनों को करना है तो डिफरेंट उसके पास ऑप्शन है। जैसे कि अगर वो बी का मान लीजिए कॉर्न का बढ़ाता है तो उसे कॉटन का कल्टीवेशन जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलर ऐसे ऐसे उसके पास ऑप्शंस है। तो ये एक आपका कर्व, ये पॉइंट्स दिखाता है प्रोड्यूसर को कि आपको अपना प्रोडक्शन इस कर्व के अंदर ही आपको मेंटेन करना है। देन ओनली you will be in a better position to run your production or to run your livelihood। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हिंदी में अवसर लागत कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, यू कैन चेक द प्रीवियस पेपर्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, हर एक ऑप्शन, अगर हमने कोई एक ऑप्शन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, यस, बट उसके अंदर एक कॉस्ट छिपी हुई है। जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट किसकी है, वो लॉस किसका है, जो हमने ऑप्शन हाथ से जाने दिया। लेट सपोज ये मेरा घर है, ठीक है, इस घर को, इस रूम को मैं रेंट पे चढ़ा सकती थी तो मुझे रेंट की इनकम मिलती, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग दिस रूम फॉर माई स्टूडियो। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा रूम फ्री का हो गया, नहीं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग दिस माई रूम फॉर माई स्टूडियो फॉर माई वीडियोज, बट इसके अंदर एक कॉस्ट है। जो मैंने इसका रेंट को बियर किया है, जो उस लॉस को कंप्रोमाइज किया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, यू कैन गो थ्रू विद दैट, इजीली समझ में आएगा। उसके बाद आपका है कि फीचर्स ऑफ पीसीसी और पीपीएफ, इसके फीचर्स क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो कर्व मैंने आपको यहाँ पे समझाया, एक तो इसकी शेप कैसी है, कनकेव है, ठीक है, ऊपर से ये कैसा है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे फीचर्स में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका स्लोप कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। जब भी डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, तो वो लेफ्ट टू राइट होगा। यस, क्योंकि एक ऑप्शन अगर हम बढ़ाएंगे उसका प्रोडक्शन, तो दूसरा ऑप्शन का प्रोडक्शन जो लेवल है वो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। दैट इज वाई इट्स स्लोप इज डाउनवर्ड। इसका ओरिजिन कैसा है, इसका ओरिजिन
कनकेव क्यों है, एक कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है। कनकेव इसीलिए है क्योंकि ये एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, ठीक है, हर एक इकाई के पीछे जैसे जैसे हम उसकी इकाई बढ़ाते जा रहे हैं एक ऑप्शन की, उसके पीछे हमारी क्या छुपी हुई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छुपी हुई है फॉर फॉरगन ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया है, ठीक है। ये कन्वेक्स कब होता है, जब एमओसी जो है वो स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब वो डिक्रीज होने लगता है। ये पीपीएफ स्ट्रेट कब हो जाएगा, जब एमओसी विल बी कांस्टेंट। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, मार्जिनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देखना पड़ेगा कि जो आप जैसे कॉर्न, एक फार्मर कॉर्न की यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, हर एक यूनिट वो तब तक बढ़ाएगा जब तक कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बैलेंस ना हो जाए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसको उसका भी प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी फीचर्स थे। उसके बाद आता है कि ये ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स दो ब्रांच में डिवाइड है, माइक्रो और मैक्रो। देखो मैक्रो को समझने के लिए यू हैव टू गो विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, इवन फॉर द यूपीएससी। आपका यूपीएससी में इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट फॉर दैट मैटर यू हैव टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। अगर हमने बात की है, इन्फ्लेशन की बात की है, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई समझना है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो जो आपका इंडिविजुअल लेवल है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे स्तर पे। वही चीज जब एग्रीगेशन में आ जाती है, बेरोजगारी कैसे हुई होगी, जब कोई वस्तु बिकी नहीं, क्योंकि वस्तु के प्रोडक्शन में क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू थॉरली अंडरस्टैंड दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिमांड की बात करता है, प्राइस थ्योरी की बात करता है, ये टोटल डिमांड टोटल सप्लाई की बात करता है, पूरे देश की इकोनॉमी की बात करता है। सो दिस इज ब्रांच। उसके बाद आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हमने ये तो समझ लिया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी क्या है। अब ये समझना है कि भाई सरकार, क्योंकि मेन फंडा जो मेन प्रॉब्लम है वो प्राइस थ्योरी पे है। सेलर कहता है मैं ज़्यादा प्राइस पे बेचूंगा, कंज्यूमर कहता है मैं कम प्राइस पे खरीदूंगा। तो ये थ्योरी मॉडल्स कैसे इम्प्लीमेंट होगी एक लोकेशन पे, अगेन इट्स डिपेंड अपॉन दी मॉडल्स, दी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कैसे फॉलो हो रही है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड ऑन द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। बट वहीं पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइस। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ सेक्टर्स पे तो सरकार तय करती है, जैसे कि रेलवे सेक्टर, गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइस ऑफ द टिकट। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके मार्केट फोर्सेस पे प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल का जो पैकेज है, ठीक है, मोबाइल का जो आपका रिचार्ज कूपन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड होता है प्राइस क्या होगा। तो इस तरीके से तीन आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी निकल के आती है। मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी आपकी आती है कमांड इकोनॉमी, जिसमें आपका सोशलिज्म, सोशलिस्ट है। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो दोनों का ही मिक्सचर है। तो मार्केट जो मार्केट फोर्सेस पे तय होता है, जिसमें जितनी वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने क्या अडॉप्ट कर रखी है, मार्केट इकोनॉमी। ऑल थिंग्स विल बी डिसाइड और विल बी डिटरमाइंड ऑन द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। दूसरी तरफ सोशलिस्ट, जैसे कि आपकी ईस्टर्न कंट्रीज में आ जाएगा, जैसे रशिया है, आपका चाइना है, जो कम्युनलिज्म पे फॉलो करता है इकोनॉमी। तो उनकी कैसी इकोनॉमी होगी, जिसपे सरकार तय करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, क्योंकि उन्हें ये लगता है अगर प्राइवेट सेक्टर पे सारा का सारा कंट्रोल चला गया तो प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा प्राइस पे जनता खरीद नहीं पाएगी, क्योंकि लार्जली जो पीपल है वो कैसी है, गरीब है। सो अगेन before implement any kind of or adoption of any kind of economy, government need to go through the demographic feature of the society। लोग कैसे रहते हैं, लोगों का इनकम स्तर क्या है, लोगों की सोच क्या है, एटसेट्रा। तो देखो मार्केट, अगर आप वेस्टर्नाइजेशन में जाओ जहाँ कैपिटलिज्म है, वहाँ मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है कि कौन सी इकोनॉमी को आप अडॉप्ट करोगे। भारत ने स्टार्टिंग से ही यूएसएसआर का जो सोशलिज्म है उसको अडॉप्ट किया था, बट धीरे धीरे हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, बट हमारा मिक्स्ड है। शुरू से ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमारा सोशलिस्ट था, बट लार्जली वी अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर लार्जली, ठीक है।
तो ये आपको पता चल गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद आपकी एक टर्म्स आती है जो देखने को मिलती है एकेडमिक क्वेश्चन पेपर में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। नॉर्मेटिव जो होता है वो जजमेंटल होता है, पॉजिटिव जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स बताता है कि भाई जैसे कि जीएसटी 2017 में आया था और अगर हम देखा जाए तो काफ़ी स्टेट्स को, उसमें कुछ स्टेट्स को इनिशियली लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ था? जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑफ दिस जीएसटी। तो जिसके पीछे एक कारण है, अगर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो डिक्लाइन हुई है। क्यों हुई है डिक्लाइन? क्योंकि टैक्स ज्यादा पे किया है, और भी फैक्टर्स हैं। तो ये कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट। जो एक्चुअल सिचुएशन घटा था, हुआ था, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऐसा होना चाहिए। हायर एजुकेशन को और भी प्रमोट किया जाना चाहिए। तो एजुकेशन में सरकार को फंड एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। किसी चीज को बेहतर करना है तो उसमें ये होना चाहिए। सो दिस इज जजमेंटल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने ये बात कर ली कि भाई इस वस्तु का इतना उत्पादन करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या उसमें स्कीम्स लॉन्च होनी चाहिए, उसको इजी करने के लिए गवर्नमेंट कैटेगराइज इनटू थ्री सेक्टर्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शरी और क्वार्टनरी यानी सर्विस सेक्टर। प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज आ गया, जिसमें आप नेचर का सीधा उसका प्रोडक्शन को लेते हैं, उसको ग्रैब करते हैं, उसको बेचते हैं और आपको इनकम अर्न होती है, ठीक है, जिसमें कृषि सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी वो होता है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू डेवलप अनदर गुड, ठीक है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर इंटायरली और सर्विस सेक्टर जिसमें आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ सर्विसेज है, आपकी बैंकिंग सर्विसेज है, वो आपकी उसके अंदर आ जाती है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एक तो हम देखेंगे जीडीपी में, जो देश की पूरी इनकम है उसमें किस सेक्टर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरा हम फीचर देखते हैं कि भाई जनता जो है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो तीनों सेक्टर में अगर हम बात करें जीडीपी में तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, अराउंड 60% है। और अगर हम बात करें सबसे कम कंट्रीब्यूशन का, जैसे अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में ले जाऊं तो सबसे डिक्लाइनिंग में ले जाऊं तो सबसे पहले नंबर पे आएगा सर्विस सेक्टर, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद आपका प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो सबसे ज़्यादा आज भी पॉपुलेशन किसके अंदर है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ये बात अलग है कि डिक्रीज हुई है, कहाँ 80% थी बिफोर इंडिपेंडेंस और ये डिक्रीज होते होते 45% रह गई है। ये अच्छी बात है जिसकी वजह से हम सर्विस सेक्टर या आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद आपका पॉपुलेशन आता है सेकेंडरी सेक्टर में, थर्ड आपका आता है टर्शरी सेक्टर में। सो अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। चैलेंजेस भी हैं सरकार के लिए, सरकार को बैलेंस करना है, तीनों सेक्टर को प्रमोट करना है। सर्विस सेक्टर तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पोटेंशियल, आपको देनी है ट्रेनिंग, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बट स्टिल तीनों में अगर देखा जाए ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है। हाई लिटरेसी अभी इतनी नहीं हो सकती, डेवलपिंग स्टेज है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो आपका किस सेक्टर में है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के अलग एक चैलेंजेस है, नेचर के डिजास्टर चैलेंजेस है। तो सबसे ज़्यादा जो हम इजीली ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि चाइना ने किया, चाइना ने पूरी वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को जो चमकाया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसी तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं, उसको और पोटेंशियल करते हैं, साथ साथ में दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ को भी, तो हम अपनी डेवलपिंग को 2047 जो सरकार ने एक निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि वी विल बी डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड बाय द ईयर ऑफ 2047। तो जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। ये जो ओपन इकोनॉमी है, ये क्लोज इकोनॉमी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको, ये होमवर्क है आपका, इसको थोड़ा सा समझना। और नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल हम मिलेंगे इस वाली टर्म के साथ। बाकी दूसरा हम चैप्टर पकड़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। टिल देन बने रहिए साथ में, खूब मेहनत कीजिए। और ये जो लेक्चर है ये आपके 12th के एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम है, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।